Aditya Birla Group, taking India to the world. Five reasons to log on to ndtv.com/cooks. Secrets from India's best chefs. It's really nice to roast or fry off your spices and they give out this mind-blowing flavor. Swap tips with hundreds of other users. Every day, an expert chef answers your questions. Online tools to plan weekly menus and make shopping lists. And an easy personal cookbook which saves your favorite recipes. ndtv.com/cooks. मनी मंत्रा में हम बातें करते हैं पैसे और पॉलिसी की, और आज बात कर रहे हैं सैलरी हाइक्स और जॉब्स की। और थोड़ी देर पहले हमारे जानकारों ने जो इस सब तरफ से जॉब्स और सैलरीज के बारे में एक्सपीरियंस रखते हैं, बात की एक ख़ास चीज़ की, वो है जॉब स्किल। सैलरी हाइक मिलेगी, जॉब भी मिलेगा, और जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सरकार भी क्रिएट कर पाएगी अगर के स्किल हुआ, क्षमता हुई, कौशल हुआ। और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे नवीन आपसे, क्या स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए, चाहे वो आपने जैसा बात की एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर वहाँ से लेकर टेलीकॉम या IT हो, क्या स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज है? हिंदुस्तान में स्किल बहुत बड़ा चैलेंज रुकावट है, बहुत बड़ा रुकावट है। हिंदुस्तान के सिर्फ 2% लोग स्किल्ड एंड सर्टिफाइड हैं। अगर ये फिगर मैं सिर्फ साउथ कोरिया से कंपेयर करूं, वहां के 93% लोग स्किल्ड एंड सर्टिफाइड हैं। हिंदुस्तान में आप कोई भी सेक्टर लीजिए, अभी बात उठी थी हेल्थ केयर सेक्टर की, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे हिंदुस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर में लोगों के पास स्किल नहीं है, चाहे वो डॉक्टर और नर्स के अलावा, मतलब अस्पताल खोलने के लिए उद्योगपति है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, हाउसकीपिंग नहीं है। हिंदुस्तान में अगर आप इंडस्ट्री खोलना चाहें, हिंदुस्तान अगर कल मैन्युफैक्चरिंग भी खोलना चाहे, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो मैकेनाइजेशन में हो, लेकिन हमारे पास स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड सुपरवाइजर, स्किल्ड मैनेजर्स की सीरियस कमी है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा स्किल गैप। क्या प्रॉब्लम है? क्या हम सारे BA, MA, PhD में बिजी हैं, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं या जो एडल्ट पॉपुलेशन है जिनको कुछ सीखने के लिए है ही नहीं वोकेशनल एजुकेशन? इसके तीन मेन मुद्दे हैं। पहला, इमेज। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में माँ बाप मानते हैं कि BA, MA करना एक अच्छी चीज है। कोई अपने बच्चों को एक स्किल्ड 3 महीने या 6 महीने का लेकर नौकरी कराना नहीं चाहता। ये एक इमेज है, एक व्यवस्था है हिंदुस्तान में, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस की भी कमी है पूरे देश भर में जो ऐसी स्किल दे पाए। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान में गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं सड़क पर। हिंदुस्तान में जिस रफ्तार से गाड़ियां बढ़ रही हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर मैकेनिक्स की जरूरत है। CII रिपोर्ट और NSDC रिपोर्ट कहती है कि अगले 12 साल में इस देश को 126 लाख मैकेनिक्स की जरूरत है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जो 126 लाख मैकेनिक प्रोड्यूस कर सके। तो मुझे समझ में आ रहा कि जब मेरी कार खराब होती है तो सुधरने में ज्यादा वक्त क्यों लगता है, और सुधर के भी आती है तो चैन नहीं मिलता है। एजुकेशन का क्या, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल है उसमें, पॉलिसी का क्या रोल है? क्या हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं? हम सिर्फ जमीनें दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज को, या हम ग्रांट्स दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि किस तरह वो स्किल सेट एजुकेशन जा रहा है? जैसे हमने बात की कि क्या लोग जो पढ़ भी रहे हैं वो सिर्फ BA, MA, PhD में लगे हुए हैं? एजुकेशन में क्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जितनी जो ग्रोथ हुई है एजुकेशन सेक्टर में, खास करके हायर एजुकेशन में पिछले 20 सालों में, मैं 1990 से कहूँगा आज तक, ज़मीन दे दी, अप्रूवल्स दे दिए, इंस्टीट्यूशंस बना दिए, यूनिवर्सिटीज़ बना दी, लेकिन जो हमारी संस्थाएं हैं सरकार के द्वारा जो स्थापित की गई हैं, उनका रोल क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने में बहुत कम रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं रहा, बट बहुत कम रहा है, उस पर ध्यान इतना नहीं गया। पिछले 1 साल में अगर देखा जाए, जहाँ इकोनॉमिक डाउन टर्न की बात हो रही है, जॉब कम होने की बात हो रही है, आज ही आपने पढ़ा होगा कि जो फॉरेन बैंक्स हैं वो जॉब कट कर रहे हैं, लेकिन उसी में लिखा था कि जो इंडियन बैंक है वो 45,000 भर्ती भी कर रहे हैं। तो हम बैंकिंग सेक्टर को टोटलिटी में देखें। दूसरे जो जॉब कट हो रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो रहे हैं, ना कि रिटेल बैंकिंग में हो रहे हैं, जो कि भारत में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ का रोल है, स्किल सेट डेवलप करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन इस पर ध्यान दे रहे हैं
उनको 1% भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा। जॉब पिछले साल जैसे ही है उससे ज़्यादा अच्छे हैं सर। सुनील, क्या ये कंपनियों की भी बहुत बड़ी, कॉर्पोरेट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी ट्रेनिंग करें या फिर सारी जिम्मेदारी सरकार और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की? नहीं, देखिए, कंपनी की जिम्मेवारी तो बनती है और हमने रादर बहुत सारी कंपनीज को एडवाइस भी किया है टाइम टू टाइम कि आप इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को एडॉप्ट कर लीजिए। इट मीन्स आप रादर देन कैंपस हायरिंग के लिए जब जाते हैं 4 साल के बाद और वहाँ आप छटनी करते हैं कि कौन आपके लायक है और कौन आपके लायक नहीं है, एक बहुत ही सिंपल एंड स्टैटिक सब्जेक्ट मैटर पे करते हैं। तो आप उनको 4 साल पहले जब वो एक्चुअली इनरोलमेंट होता है उस समय अगर आप उनको पूरा एजुकेशन सिस्टम आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर एडिशंस करके अगर करते हैं तो वो जितने के जितने लोग हैं बैच में ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होंगे। आप सबको जॉब दे सकते हैं। उनको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आज मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले रहा हूँ, MBA में एडमिशन तो ले रहा हूँ, किसी भी कोर्स में एडमिशन तो ले रहा हूँ, मेरी जॉब है या नहीं है। तो आज की डेट में देखिए तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी उनके प्लेसमेंट पे आकी जाती है, जो कि सही आकलन नहीं है। तो किस यूनिवर्सिटी के कितने लोगों को प्लेसमेंट मिला, ये एक तरीका है आकलन का जो सुनील समझते हैं सही नहीं है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। एक एग्जांपल दूंगा। आज से 25 या 30 साल पहले जब मेरे मॉम या डैड कॉलेज ज्वाइन करने गए तो उन्होंने देखा रामजस, हिंदू या सेंट स्टीफेंस, और 25 या 30 साल बाद जब मैं कॉलेज गया तो मुझे भी दिखा रामजस, सेंट स्टीफेंस या हिंदू। तो 25 या 30 साल में मेरी सरकार ने मेरे लिए 20 कॉलेज और क्यों नहीं बनाए उसी स्तर के। तो मैं ये पूछना चाहूँगा क्या इसके लिए कोई काम होना चाहिए? नाज़रीन, बात हम चूँकि जॉब्स और हाइक की बात कर रहे थे और वाकई जब स्किल अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा तो काम भी अच्छा मिलेगा। क्या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हैं और वो स्तर नहीं आ पाया या खुले ही नहीं? नहीं, इंस्टीट्यूशन बहुत खुले हैं। अभी पिछले अगर 10 साल में देखा जाए हमारी यूनिवर्सिटी लगभग दुगनी हो गई है। 1987 में 93 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट थे जो करीब 2000 हैं, तो बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ रही है। ये जो छात्र जिस कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, आप मुझसे सहमत होंगे कि ये कॉलेजेस एक विशेष प्रकार की एजुकेशन में ही एक्सपर्टीज है इनकी। लेकिन पिछले 20 साल में देखो इतने सारे इंडस्ट्रीज, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आई हैं हमारे सामने, उस तरह के कोर्सेज ये कॉलेजेस ऑफर नहीं कर पाए। और जितने भी नए इंस्टीट्यूट खुले हैं वो सारे उन कोर्सेज में गए, उन प्रोफेशंस में स्टूडेंट्स को डेवलप करने के लिए गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर मैं बेसिक BCom, BA, BSc डिग्री को अगर छोड़ दूं, प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और साथ में क्या भीड़ चाल भी है, बहुत सारे MBA तो फिर MBA या हम सुन रहे हैं कि अब साउथ इंडिया में कुछ ऐसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो खाली पड़े होते हैं, जो 10 साल पहले जहाँ कतार लगती थी बाहर। इस सवाल के 2 जवाब हैं, मैं दोनों जवाब दूंगा। हिंदुस्तान में हमें ये जानना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन बोथ प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो या स्किल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। हिंदुस्तान में बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान में 3.25 करोड़ लोग हर साल प्राइमरी एजुकेशन में घुसते हैं, लेकिन ये सिर्फ 12% ही कॉलेज पर पा जाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये 12% 25% हो जाएगा। यानी हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हायर एजुकेशन डबल करना होगा, जो नहीं हो रहा उस रफ्तार से। हिंदुस्तान को कम से कम 50 करोड़ लोग स्किल करने हैं। उसके लिए हिंदुस्तान को एक छोटा सा उदाहरण है, जर्मनी में 3 लाख स्किल सेंटर हैं, हिंदुस्तान को 30 लाख चाहिए और हिंदुस्तान में है सिर्फ 2000। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमारे साथ रिसोर्सेज जो हों, चाहे वो प्लेसमेंट के लोग हों, चाहे काउंसलिंग के लोग हों, चाहे वो फैकल्टी हो, वो बहुत कम है। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा भेड़ चाल का है, जो आपका बिल्कुल सही मुद्दा है। अचानक एक हवा बहती है हिंदुस्तान में, सब लोग इंजीनियरिंग कर लीजिए। सिर्फ आंध्र प्रदेश, देश के सभी भाग हैं, मैं आंध्र प्रदेश का एक सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं, 2,86,000 इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं। आज की डेट में वहां ऑक्यूपेंसी सिर्फ 10% है, 90% सीटें खाली हैं। मैं ये कहता हूं कहीं ना कहीं मीडिया, पॉलिसी मेकर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक झटके से इधर ना जाए लोग, एक झटके से उधर ना जाए। तो नौकरियां कितनी मिले और सैलरी हाइक कितनी हो, उसका संबंध उस बात से भी है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं लोगों को, उन्हें क्या सिखा रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले सालों के लिए। लेकिन इस मसले से जुड़े कुछ और सवाल जो आपकी जॉब, सैलरी और एजुकेशन पर फर्क डाल सकते हैं, आपके मनी पर, मनी मंत्रा में उस बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में।
the world come to you. Is one of the most powerful men alive. You shouldn't limit what you think you can win, but you must limit what you lose. Antarctica orchestrates the rhythms of life on our fragile Earth. With a turban on his head, my father was marked as a Sikh, and there were some places where he could no longer go. Award-winning documentaries on World. Saturday night at 10 on NDTV Profit. World brought to you by Vedanta, creating happiness. डैड के रोल्स तो बहुत होते हैं, पर सबसे जरूरी रोल है एक प्रोटेक्टर का। अवीवा प्रोटेक्शन प्लान, ताकि आप निभाएं अपना सबसे जरूरी रोल हमेशा। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस। You'll hate yourself if you miss it. Your last chance to own a Tata car at pre-budget prices. Plus, get additional savings of up to rupees 40,000. Hurry! ये आज एक कोरा कागज है। आप न लिखो तो लाइफ लिख देती है। रोज आपकी एक नई पहचान। What matters is, क्या तुम आज वही हो जो कल बनना चाहते थे? At Jal Achiever, लिखो नया कल। बिन्नू की आंखों में बहुत से सपने हैं। बड़े-बड़े सपने। हर माँ बाप के सपने होते हैं, उनके अपने बिन्नू, गोश्तो और नंदू। एक एक करके इन्हीं सपनों को हम साकार कर रहे हैं। पापा ये क्या है? ये जादू की छड़ी है। देखोगे इसका जादू? हम हीरो। पापा, I love this game। फिर दिल दो हॉकी को। जब 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का साथ इंडियन हॉकी टीम के हीरोज को मिलेगा, तो ओलंपिक्स में जगह बनाने का रास्ता जरूर खुलेगा। Shift the lake. Up here. Shift the lake up, sir. Do you know what it takes? A phone call? Phone call to whom? God? No, Kirloskar. A challenging task at hand. A call is all it takes. Just call Kirloskar. 1-800-233-3344. Indian Oil presents the grand finale of Solaris Quiz Show. Watch out for the first of its kind inter-corporate quiz show on business, energy and environment. Coming soon on NDTV Profit. मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं सैलरी हाइक, जॉब्स और जॉब स्किल्स की। और अब फटाफट कुछ सवाल हमारे दर्शक हमारे साथ, प्लीज फटाफट पूछिए सवाल। सर मेरा एक सवाल है, जैसे आप लोग हमेशा ये ध्यान दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, पर जो निजी सेक्टर जो हैं, प्राइवेट सेक्टर, वो एम्प्लॉयमेंट को ये सिक्योरिटी नहीं दे पाते कि हाँ आपकी नौकरी सुरक्षित है या वो है। तो क्या आपको नहीं लगता कि नहीं प्राइवेट सेक्टर वालों को भी ऐसे अपनी पॉलिसी जो है एम्प्लॉयमेंट के प्रति वो चेंज करना चाहिए? सुनील, जॉब स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक जॉब सिक्योरिटी का सवाल है, किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप अच्छे वर्कर हैं तो आपको आपकी जॉब सिक्योरिटी से ज़्यादा एक आपके एम्प्लॉयर को डर लगता है कि आप उसको छोड़ के ना चले जाएं। तो जहाँ तक एक ये दोनों तरह की डिमांड, दोनों तरफ की डिमांड है। अगर आप वर्क नहीं करते हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, उनको किसी भी सिचुएशन में एट द एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द जो भी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशंस को रन करना है, उनको एक्सटर्नल फंडिंग नहीं मिलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर जब भी आप अपनी जॉब की स्टेबिलिटी चाहते हैं या सिक्योर जॉब चाहते हैं, आप अपने टास्क को सक्सेसफुली कीजिए, पूरा कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं मिसमैच है, आप उस चीज़ को जाके बताइए, बात कीजिए आप अपने मैनेजर से, इमीडिएट सीनियर से, सुपर सीनियर से। आप कम्युनिकेटिव रहिए, मतलब जाके आप अपनी बात को रखते रहिए। और जिस दिन आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, उस दिन डर आपको नहीं होगा, आपके एम्प्लॉयर को होगा कि आप उसको छोड़ के ना चले जाए। तो इतनी बढ़िया टिप है, उनके लिए ताली बजनी चाहिए सुनील जी के। एक सवाल यहाँ से लेते हैं। हाँ पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि आज भारत की जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो 122 करोड़ है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में 1,58,00,000 जॉब्स हैं। इसका मतलब सिर्फ 1 से 1.25% जॉब है, और हर साल का जो ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, वो हर रोज़ का 50,000 के करीब होता है। इस हिसाब से एक साल में 1,50,000 होता है। तो क्या आने वाले दिनों में हमारे लिए भी कोई जॉब्स बचेंगी गवर्नमेंट सेक्टर में? राजी,
या जॉब्स विदाउट ग्रोथ पर ही, लेकिन यहाँ ये भी सवाल है कि सारा दारोमदार क्या सरकारी नौकरियों पर ही रहेगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि सारा दारोमदार सरकारी नौकरियों पर ही है। इनफैक्ट अगर पिछले 20-25 साल का ट्रेंड देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे जॉब आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में पहले भी कह चुका हूँ आ रही हैं। और रही कि हमारे लिए कुछ जॉब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो हो रही है 8, 8.5-9% तक, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ है, जो हर देश को इतनी ग्रोथ नहीं एक्सपीरियंस हो पा रही है। इतना है कि जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो निजी क्षेत्र से आएगा, ना कि सरकारी क्षेत्र से। तो इसलिए जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें इंक्रीज ज़्यादा होगी गवर्नमेंट जॉब्स के बनिस्बत। लेकिन मैं, जो सुनील जी ने थोड़ी देर पहले कहा, जॉब सिक्योरिटी, शायद गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहते हैं कि मेरी जॉब सिक्योरिटी हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ज़्यादातर जो अपॉइंटमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट होने लग गए हैं। तो फोकस आपका होना चाहिए कि मैं अपने आप को किस तरह से तैयार करता हूँ किसी जॉब के लिए। वही एक मूल मंत्र है सफलता का और जॉब सिक्योरिटी का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर। मैं सवाल का इनको जवाब देना चाहूँगा। आपका देश के बारे में आंकलन सही है। कॉर्पोरेट इंडिया सिर्फ 1% लोगों को एम्प्लॉय करता है। सरकार, स्टेट, सेंट्रल और PSU 3% को एम्प्लॉय करते हैं। मैं आपसे सिर्फ 2 गुजारिश करना चाहूंगा। पहली, आप एंटरप्रेन्योर बनो। आप क्यों 6,000, 8,000, 10,000 रुपए कमाने की बात करते हो? इस देश को आगे ले जाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स का ही हाथ है। आज की डेट देश में 93% लोग इस देश को संभाले हुए, 1, 2, वो 4% नहीं, 56% एग्रीकल्चर में और 37% SME में। तो सबसे पहला मैं चाहूंगा आप हौसला रखिए, स्किल रखिए, देश 8.5% ग्रोथ, आप एंटरप्रेन्योर बनिए। एक दूसरा, अच्छा स्किल हासिल कीजिए। पूरी दुनिया में जनसंख्या कम होती जा रही है। 19 से लेकर 39 इयर्स की उम्र के बीच में दुनिया में आबादी कम है। इस समय दुनिया में अगले 10 साल में 5 करोड़ लोगों की जरूरत है, जो सिर्फ हिंदुस्तान ही प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं चाहूंगा आप सक्षम बनिए, हिम्मत रखिए, ये सरकारी नौकरी और कॉर्पोरेट नौकरियों से अलग हट के सोचिए। ये एक बहुत नया ख्याल है। और स्किल्स की जब बात करें तो कौन सा स्किल सुनील ज़्यादा ज़रूरी है? लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेस? देखिए, एक स्किल की बात करें तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी चाहिए होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। एक हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि एप्टीट्यूड लाइक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड। यानी किसी भी आदमी का काम करने का जो नज़रिया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या उनको आता है। कोई भी स्किल को सिखाया जा सकता है, उनको ट्रेन किया जा सकता है 3 महीने में, 6 महीने में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी रिटेल आदमी जब पढ़ाई करता है तो ना तो रिटेल सीखा होता है, ना वो टेलीकॉम सीखा होता है, ना वो बैंकिंग सीखा होता है। एक्चुअली आप देखें तो अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करके एक सेक्टर में जाके वो काम करना शुरू करते हैं और उसके बाद वो फर्दर वो उस सेक्टर में ग्रोथ उनकी होती रहती है। वो लर्न कर जाते हैं अपने एक्टिविटीज़ को, फिर वो बोलते हैं कि मैं बैंकिंग का प्रोफेशनल हूँ, मैं टेलीकॉम का हूँ, मैं रिटेल का हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका नज़रिया सीखने का और लर्न करने का, वो सबसे पॉजिटिव, वो बहुत ही पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपको। और जो बात अभी डिस्कशन हो रहा था कि कॉर्पोरेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब, ये एटीट्यूड, रिलेक्टेंट अप्रोच आप किसी भी सेक्टर में रखेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल है सर्वाइव करना और सस्टेन करना अपनी जॉब को। और जो ले ऑफ्स होते हैं, जहाँ पे भी हम ले ऑफ्स की बात करते हैं, उसमें ये जो एटीट्यूड है लोगों का नहीं काम करने का, किसी भी चीज़ को ईजी लेने का, अपने नंबर्स नहीं पूरे किए, टारगेट नहीं अचीव किए, जो भी टास्क असाइन है उसको टाइम पे नहीं पूरा किया, तो वो जो एक अप्रोच है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा नहीं लगता। तो एप्टीट्यूड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड, आपने का नज़रिया काम करने का। जो एजुकेशन में लोग जॉब्स लेते हैं, क्या उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर आप सब जो एजुकेशन में टीचिंग में जाना चाहते हैं या उस तरह के सेक्टर में, उन्हें अपने नंबर्स दिखाने पड़ेंगे एकेडमिकली कि हम PhD हैं या हम 80, 90, 99% हैं? क्वालिफिकेशन है, चाहे वो PhD है, चाहे मास्टर्स डिग्री, वो तो एक शॉर्टलिस्ट होने के लिए प्री रिक्विजिट होता है। बाकी जब सिलेक्शन की बात आती है, इनफैक्ट मैं बता दूं छात्रों को यहाँ पे, ये एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसमें जॉब बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत सारे जॉब आने वाले हैं अगले कुछ सालों में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट से बन रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ अपने कोलीग से यहाँ पे कि एटीट्यूड इज़ नंबर 1 अगर जॉब लगना है किसी का। तो उसके बाद आपका स्किल सेट आता है। आज जो एक यूथ निकलता है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से, वो ये उम्मीद लेके आता है कि 2 साल के अंत में या 4 साल के अंत में, मैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, जॉब मेरे साथ प्लेटर पे आएगा। ऐसा नहीं है। जॉब आपको अर्न करना पड़ता है। अपने आप को जब आप यूनिवर्सिटी और संस्थान में हैं, आपको ट्रेन करना पड़ता है। अगर
कंपनी के पास आपको इंस्टीट्यूशन मिला सकता है आपसे, एक क्वालिफिकेशन आपकी हो गई है, लेकिन सिलेक्ट होना आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह का एटीट्यूड दिखाते हैं, किस तरह का नज़रिया, जैसा कि बताया गया है यहाँ पे, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे कोई दूसरी इंडस्ट्री हो। जी, आपका सवाल। सर, आप लोग सारे लोग बात कर रहे हैं स्किल की कि स्किल होगा तो जॉब होंगी, ये होगा तो वो होगा, ठीक है। आप देखें नासा को उठा करके, सिर्फ नासा में सिर्फ और सिर्फ इंडियन 22% वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो क्या उनके पास स्किल नहीं है जिसकी वजह से उनको वहाँ जाना पड़ा, या फिर इंडिया इस लायक नहीं है कि वो इनको यहाँ पे जॉब ऑफर कर सके? वो नवीन, आपने दो बात उठाई, मैं पहले नासा का उदाहरण देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान ने 1960 में एक बहुत बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट पैदा किया जिसको कहते हैं IIT। उन लोगों के लिए हिंदुस्तान में नौकरियां नहीं थी, वो लोग अमेरिका गए, उनमें डेडिकेशन थी, उनकी कम्युनिकेशन मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और PhD की और उन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया। तो नासा वॉज फोर्स्ड, अमेरिकन रिस्पेक्ट मेरिट, और नासा में 22 का 34% लोग अब हिंदुस्तान से हैं। तो वो उन हिंदुस्तानियों की अथक परिश्रम और उनकी लगन से हुआ। हिंदुस्तान में उस जमाने में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं ये कहता हूं जो माइग्रेंट IIT ने जो उस समय काम किया था, अगर एक आम हिंदुस्तानी भी वही स्किल दिखा सके तो हिंदुस्तान में वो काम कर सकते। तो यानी IIT खोल के हमने एक खास स्किल दिखाया और हमें दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूट खोलने होंगे जो और दूसरे स्किल्स भी बना सके। तो फिर नासा ही क्यों, दूसरी तरह की जो सिर्फ स्पेस साइंस ही नहीं, दूसरे जो स्किल्स है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या टेलीकॉम हो या एजुकेशन हो, वहां पर मैं इसी पे आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं आपको एक सेकंड ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का वर्कर दुनिया का सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्कर क्यों नहीं बन सकता? हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल दुनिया के सबसे बेहतरीन क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं अगर उनके अंदर एटीट्यूड है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, डोमेन स्किल है और आगे बढ़ने की इच्छा है। चाहे वो देश के किसी भाग से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है। IITians ने करके दिखाया है, बाकी सेक्टर्स को ये करना है और एक आम हिंदुस्तानी को करना है। आखिरी सवाल, थोड़ा आधा मिनट में हम खत्म करेंगे। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आप सभी लोगों ने अभी स्किल्स की बात करी, वो हम लोगों की प्रॉब्लम है, स्किल्स हम लोग डेवलप करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है कि इंडस्ट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं। आपने हम लोग को बताया कि इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये है और ये प्रॉब्लम ये है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है, इंडस्ट्री जितनी भी ज़्यादातर हैं वो बड़े बड़े शहरों में है, वो गांव में या छोटे शहरों में कैसे पहुँचेंगे? सुनील, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या सभी को दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जाना पड़ेगा नौकरी के लिए या दूसरी जगह उम्मीद है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखें तो दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर यहाँ पे मेजरली कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं कंपनीज़ के। बट अगर कोई भी कंपनी उठा के देखे, आज फार्मा लीजिए, आप कंज्यूमर गुड्स की FMCG, FMCD लेते हैं, उनके चैनल्स हैं, उनके चेन्स हैं जो कि आई थिंक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए हुए हैं। और कंपनियाँ वहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ करती हैं लोगों को, सेल्स में, प्रोक्योरमेंट में, सप्लाई चेन में, मार्केटिंग में, हर तरह के रोल्स के लिए वहाँ पर एम्प्लॉय करती है। तो अगर आप कॉर्पोरेट बेस्ड रोल देखते हैं, क्योंकि हमारा आइडल भी होता है कि कॉर्पोरेट और एक जनरल मैनेजर और एक वाइस प्रेसिडेंट का आइडल होता है, वो जॉब्स डेफिनेटली मेट्रो में होती है क्योंकि हेडक्वार्टर्स होते हैं। और बहुत सारी चीजें देखनी होंगी कि उस माइग्रेशन का आपकी जिंदगी पर, आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। बेशक आप सभी ने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। राज सिंह, नवीन जी, सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनी मंत्र में आगे भी पैसा और पॉलिसी की बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। We have reached 5 crores. It's a fantastic achievement. This money was put to very good use. Take a look. 31 such vehicles have been customized to save our tigers. Huge revelation for me. And I'm deeply indebted to NDTV. Now, it's time to come together again. Indians know that the money is going well, they will donate. India, get ready for the new NDTV Aircel Save Our Tigers campaign. Special coverage every day on NDTV. The NDTV Aircel Save Our Tigers campaign brought to you by Aircel.
ये उनकी कुछ चीजें हैं जो मेरे पास पड़ी है, लेकिन उनकी जमा पूंजी जो मेरे लिए थी वो आपके पास पड़ी है। देखिए आप, मुझे यूं यहाँ रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। आपके अपने उनके हक के पैसों के लिए परेशानी क्यों उठाए? इसलिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बदला है जीवन सुरक्षा का नजरिया। पाइएगा क्लेम सूची के वक्त फंड वैल्यू का पूरा भुगतान सिर्फ 48 घंटों में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। Super luxurious space. Super advanced features. Super refined engine. Manza, the super sedan. भैया, दुकान का काम खत्म हुआ? अरे पैसे के लिए पैसा ही चाहिए ना। सुनिए, पैसे के लिए पैसा ही चाहिए क्या? महापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए और आसान। कभी कभी जिंदगी के प्लान आपके प्लान से थोड़े अलग होते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि आपके प्लान्स को जिंदगी की नजर ना लगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आपका प्लान बी। When your money is at stake, You're a man who looks more than just the quantitative numbers. I just want to buy a piece of a business that I feel has a good future, honest and able management. NDTV Profit ensures it's safe. I think for two reasons that let's not try to anticipate the markets, let's watch them. During tense market moments and the big highs. Inflation is a much bigger threat for India. Find out what to do immediately to stay ahead of the curve. The financial markets are almost in a state of panicking. I would tell your viewers in the iron ore market back in India to lock in whatever they can. Business news, stock tips, Commodity prices and how that could affect India. Gold tends to hold its value over time, but other commodity prices tend to decline. and the best shows on your downtime. It's all here on NDTV Profit. When it's important, India turns to us. This wedding season, there's only one good reason to get married. Love? What a cliche. Money? Good reason, but not good enough. Happiness? Well, who's to say what that means? Perfection. Now we're talking. This wedding season, there is only one good reason to get married. Bandbaja Bride with Sabyasachi. Friday 9:30 p.m. only on NDTV Good Times. Money Mantra brought to you by Vedanta, creating happiness. इलेक्शन जीतने का लालच तो सबके पास है। हाँ भाई, I want to win and become CM. कोई शक? I keep trying and trying and trying and still no one listens to me. जे कह के IW कहाँ गया? हाँ, want to win. मगर वोटर को इम्प्रेस करना। This is what you have promised. But हमारे लड़के ने जो कही। बच्चों का खेल समझ रखा है तूने? हाँ? मम्मी, My life is not your photo op. Hey statue, you better be still like your statue. तुम हो कौन? Before the elections, you never even looked at us. Now it's payback time. I think I'm gonna fire them all, man. That's the biggest problem. If you fire them all, who will become the CM then? Oh, UP rowdies all through February. This is NDTV, and you're watching NDTV Profit.
Is there anyone in this country who hasn't personally faced a delay in getting a flat from a developer, or not seen someone at least within the family or friend circle worry their guts over a similar situation? The reality is we are dealing with widespread delays in the construction of residential projects across segments, across cities in this country. Why is that happening? And why have we as a nation and consumer accepted such delays as a natural part of the process of buying a home? Hello everyone and welcome to the first real realty debate on NDTV Profit on a subject that concerns everyone, you, me, the developer and even the government. Execution delays. Once a week we will take up one big issue of real estate in the country and get to the bottom of the problem and thrash